से चलने वाला है। ठीक है, आज भी आपको 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, सभी लोग आ जाइए जल्दी से। आज आपका जो सेट पेपर नंबर है वो है 14, कृषि कंप्यूटर प्लस आपका यूपीजी के कंप्लीट सेट पेपर टॉपिक वाइज है। ठीक है, और जिन लोगों ने ये सेट पेपर का मतलब ये कहें कि टाइम टेबल देखा है, उनको पता होगा कि आज के सेट पेपर में क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देवेश कुमार जी नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा सा लेट हो गए आज, लेकिन आपका क्लास कंटिन्यू हो गया है। ठीक है, तो साथ ज़्यादा से शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, आपके जो भी एग्रीकल्चर वाले ग्रुप हैं। राम राम इंद्रेश राज जी। चलिए शुरू करते हैं सेशन को, सेट पेपर नंबर 14। सेट पेपर को शुरू करने से पहले आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा आपका, अरे लोकेश लोधी जी राधे राधे, पीलीभीत की धरती से प्रणाम गुरुजी। धर्मेंद्र प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं सेशन को आज। तो सबसे पहले जो आप ब्रह्मास्त्र सेट पेपर पढ़ रहे हैं, जिसको पीडीएफ चाहिए, इसका 60 पीडीएफ या फिर 60 सेट पेपर जो है आपके अवेलेबल है। पूरा आपका जो है कितने का है, 249 में आपको 60 सेट पेपर उपलब्ध कराए जा रहे हैं आपकी अपनी ऐप या फिर कहें विजन एग्री एकेडमी पर। ठीक है, जिसमें 20 फुल लेंथ, 40 आपके टॉपिक वाइज रहेंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ रहेंगे। ये मतलब कि आप कहीं से भी इसे डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सेट पेपर आपको ऑफलाइन का जो है एक कहें कि एहसास कराने वाले हैं, क्योंकि ये आपके ऑफलाइन या फिर प्रिंट कराकर ऑफलाइन भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये सेट पेपर की पीडीएफ आपकी अवेलेबल है किस पर, आपका विजन एग्री एकेडमी ऐप व वेबसाइट पर, जो कि नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन व वेबसाइट का। ठीक है, तो अगर ये आप 6000 क्वेश्चन लगा लेते हो, ठीक है, तो बहुत हेल्प होगी आपकी। और साथ में साथ 60 सेट पेपर, देखो 40 तो आपके टॉपिक वाइज है और 20 आपके फुल लेंथ है, कंप्लीट सेट पेपर है। ये आपके जो टॉपिक वाइज है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब सिलेबस का एक एक टॉपिक यहाँ से उठाकर आपका जो है नोट्स बनाए, सॉरी आपके जो सेट पेपर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके जो टॉपिक वाइज है, ये आपके एक एक टॉपिक को उठाकर सेट पेपर बनाए गए हैं। और 20 जो है उसमें से कंप्लीट आपका जो है मिक्सचर है। जैसे आपने कहा कि आपके 15 नंबर का जो है फसल उत्पादन आना है, तो 15 नंबर का आपको फसल उत्पादन कर दिया गया है। तो इस तरह से आपके बनाए गए हैं। ठीक है, तो सभी लोग बढ़िया से आ जाइए जल्दी से। ठीक, आगे बात करें, एक और आपका छोटा सा प्रयास चल रहा है हमारा। ठीक है, आज हमारा जो है डे 14 है। ठीक है, आज क्या है डे 14 में, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन एवं फल सब्जी का संरक्षण व प्रोसेसिंग एवं उपज भंडारण। ये आपके सिलेबस में है कि नहीं बताओ? ये जो डे वाले टारगेट चल रहे हैं आपके सिलेबस में है, और पूरा सिलेबस का एक एक टॉपिक आपका उठाकर यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, एमएस ऑफिस आज का टॉपिक रहने वाला है, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें योजनाएं आज की आपकी रहने वाली है। ठीक है, आज जो क्वेश्चन रहने वाले हैं योजनाओं से रहने वाले हैं। ठीक है, तो योजनाओं से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं आज। फिर आपका लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है एजीटीए के लिए, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आपकी जो है शुरू हो चुकी हैं एजीटीए के लिए। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यू और 40+ टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और साथ साथ आपका जो है प्राइस जो है मात्र 1299 है। इसमें भी आपका 25% डिस्काउंट चल रहा है, जो कि आपका उड़ान 25 जो कोड है वो लगाने से आपको जो है लगभग 950 का पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको विजन एग्री एकेडमी ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, आगे है आपकी टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीट, 40 टेस्ट फुल लेंथ, 50 टॉपिक टेस्ट और आपके 30 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। किसमें आपके यूपी SSSC एजीटीए 2024 कृषि प्राविधिक सहायक टेस्ट सीरीज कृषि कंप्यूटर प्लस यूपीजी के। इसका प्राइस जो है मात्र 299 है, इसमें एनरोल कर सकते हैं और बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है,
आगे बात करें आपके ई बुक्स के या नोट्स की, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, सारे बिल्कुल आपके टॉपिक के अनुसार, एक एक टॉपिक आपके 100 क्वेश्चन तो है, नोट्स बनाता जा रहा हूं, पीडीएफ की जरूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप नोट्स बना रहे हैं तो और बढ़िया है ना। तो यदि आप जो है आपके कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ नोट्स चाहिए, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, कृषि के, कंप्यूटर के और साथ में साथ यूपीजी के। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ बंडल नोट्स पाठ्यक्रम के अनुसार है, ई बुक नोट्स है। यदि आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट व ऐप का, वहां से परचेज कर सकते हैं। 499 रुपये इसका मात्र प्राइस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है आपके जो है शुरू करते हैं आज के सेट पेपर को। आज क्या करें भाई, थोड़ा सा लेट हो गए, है ना। ये टेक्निकल दिक्कत आ जाए ना तो उसमें अपन कुछ नहीं कर पाते, वो आपका जब होना होता है तभी होता है चालू, कितना भी कोशिश कर लो। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सभी ने लिख दिया स्टार्ट 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 स्टार्ट। हाँ जी भैया, स्टार्ट ही कर रहे हैं। शेयर तो करो सेशन को, कल जैसे 70 तक पहुंचा दिया था, आज कम से कम 100 तक तो पहुंचा दो। 100 लोग करंट व्यूअर में होना चाहिए, लाइव क्लास में 100 व्यूअर होने चाहिए, है ना। तो जल्दी से 100 लोगों के पास शेयर कर दो आप, ठीक है। 100 लोग कम से कम लाइव क्लास ले रहे होना चाहिए, ठीक है। आज का कृषि का पहला क्वेश्चन जो है, नॉर्मली आज तो आपका क्या है, फ्रूट प्रिजर्वेशन है, प्रोसेसिंग है ना। तो आज का सेशन आपका फ्रूट प्रिजर्वेशन का है, या फिर कहें फसल कटाई उपरांत प्रबंधन से है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पल्सिंग संबंधित है फलों से, सब्जियों से, दलहनों से या कट फ्लावर से। पल्सिंग किसमें की जाती है? आपकी दलहनी सब्जियों में की जाती है या फिर फूलों में? तो देखो ये कॉलीफ्लावर में लिख रहे हैं भैया, पल्सिंग कॉलीफ्लावर में नहीं होती है, किसमें होती है? फूलों में होती है। किसमें होती है बच्चों? फूलों में। ऑप्शन डी कट फ्लावर्स में, ठीक है। किसमें? फूलों में या फिर कहें कट फ्लावर में। नॉर्मली आपके फ्लावर को संरक्षित या फिर कहें सेल्फ लाइफ या फिर कहें उनकी जीवन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? पल्सिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पल्सिंग करते हैं, ठीक है। तो कट फ्लावर में की जाती है। अगला प्रश्न, शुद्ध फल रस को परिरक्षित करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? शुद्ध फल रस को परिरक्षित करने का सर्वोत्तम तरीका है प्रशीतन, डिब्बाबंदी, कार्बोनेशन या पाश्चुरीकरण। आपका जो शुद्ध फल, आपका जो जूस होगा, उसको किस तरह से हम क्या करेंगे? संरक्षित करेंगे, बताइए क्या होता है भैया? शुद्ध फल रस को संरक्षित करने के लिए 10% शुगर सॉल्यूशन यूज किया जाता है। ये कौन लिख रहा है? 5 से 10। बढ़िया, बहुत बढ़िया लोकेश लोधी जी। अच्छा, कट फ्लावर ही लिखा है। वो क्या है ना कि स्क्रीन छोटी पड़ रही है, इस वजह से कमेंट सही से दिखा नहीं। बताइए आंसर क्या हुआ? तो भैया आपके जो शुद्ध फल रस को परिरक्षित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? प्रशीतन है। क्या है? प्रशीतन या कूलिंग है, ठीक है। तो आपका जो शुगर सॉल्यूशन है आपका 5 से 10% प्रयोग होता है आपका किसमें? पल्सिंग में, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3, अवलेय या जेली के लिए पीएच उचित पीएच मान होना चाहिए। 3, 3.2, 3.4, 3.6। अवलेय या जेली के लिए उचित पीएच मान कितना होना चाहिए? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। आज बस करंट व्यूअर में 21 ही है। शेयर करो बच्चों, जल्दी जल्दी शेयर कर दो, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। निकोलस एपार्ट, फादर ऑफ कैनिंग, बहुत बढ़िया। 3.4, 3.4, 3.2 नहीं चाहिए होता है, 3.2
यहां पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है 3.2। जेली के लिए जो उचित पीएच मान होता है 3.2 होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करतार सिंह जी, यूट्यूब पर सबसे बड़ा अथक प्रयास के लिए आप सभी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों की जो है महानता है। ठीक है, इसके लिए बाकी हमारी तरफ से तो बस यही कहेंगे कि आप जितना हमें शेयर करेंगे, जितना आप जो है आप हमारा चैनल आगे बढ़ेगा ना, उतनी ही आप लोगों को जो है क्लासेस सुविधाएं, ठीक है, प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारी तरफ से। ठीक है, जल्दी आप लोगों के लिए दिवाली पर कुछ सरप्राइज देने वाले हैं। ठीक है, नवदुर्गा बाद दिवाली पर कुछ हमारे यूट्यूब के साथियों के लिए कुछ सरप्राइज है हमारी तरफ से। ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी तो बस चैनल को शेयर करते रहिए बस, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप शेयर करोगे ना उतना ही आपको जो है सुविधाएं बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, पीलीभीत से होगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि है? पाश्चराइजेशन, कैनिंग, ब्लांचिंग या नमी को बाहर निकालना। किसमें जो है फलों व सब्जियों की स्थायी संरक्षण होता है? बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? फलों को और सब्जियों को संरक्षित करने की, अरे नितिन वर्मा जी, फ्री नोट्स मिलेंगे लेकिन कुछ और मिलने वाला है फ्री में, है ना। नोट्स, देखो नोट्स देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ और आप लोगों के लिए सरप्राइज है जो बहुत हेल्प करेगा आपका। ठीक है, डिहाइड्रेशन है, बहुत बढ़िया। नमी को बाहर निकालना, यदि आप नमी को पूरा बाहर निकाल दो तो उससे क्या होगा, आपका जो फल और सब्जियां हैं वो स्थायी रूप से क्या हो जाएंगी, परिरक्षित हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से मार्मलेड तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? लीची, अमरूद, आम या संतरा? मार्मलेड तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? मार्मलेड बनाने के लिए जो है सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? जल्दी से आंसर करिए, ए, बी, सी या फिर डी। आपका लीची है, अमरूद है, आम है या फिर कहें संतरा है? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया मार्मलेड बनाने के लिए किसका, डी, संतरा का प्रयोग किया जाता है। किसका है, संतरा का प्रयोग किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन में आप कितना स्टेरिलाइज कर लोगे, है ना। देखो स्टेरिलाइजेशन स्थायी नहीं है, आपने अगर कोई भी बैक्टीरिया संपर्क में आ गया ना तो भी दिक्कत करेगा, है ना। स्टेरिलाइजेशन भी आपका जो है लगभग एक है स्थायी है। ठीक है, लेकिन अगर ये नमी बाहर कर दो ना तो पूरी तरह से संरक्षित रहता है हमारे प्रोडक्ट। तो यहाँ पर संतरा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डिब्बाबंदी फल उत्पादों के विवरणन के लिए उत्तरदायी? विवरणन मतलब उसका जो है आपका कलर निकालना। कम तापमान, कॉपर लवण, चीनी, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। आपके डिब्बाबंदी फल उत्पादों के लिए विवरणन के लिए आपके रंग निकालने के लिए कौन उत्तरदायी है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। और सेशन को जल्दी से ज्यादा जो है शेयर जरूर करिएगा, है ना। AGTA मिशन जतिन पांडे, बहुत बढ़िया, आपने तो सीधा देखो ईमेल को नाम ही दे दिया है, AGTA मिशन जतिन पांडे, बहुत अच्छे। बताइए आंसर, चीनी, चीनी, चीनी। विवर्णन के लिए जो प्रयोग किया जाता है बच्चों वो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की जाती है। क्या की जाती है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपके जो एक है विवर्णन में, डिब्बाबंदी फल उत्पादों के विवर्णन में किसका प्रयोग किया जाता है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, रिफ्रैक्ट्रोमीटर का प्रयोग के निर्धारण में करते हैं खनिज के, विटामिन के, TSS, कुल घुलनशील ठोस के, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। जो आपका रिफ्रैक्ट्रोमीटर है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्या जो है आपको पता लगाने के लिए किया जाता है रिफ्रैक्ट्रोमीटर का?
तो भैया रिफ्रैक्टोमीटर जो प्रयोग किया जाता है ना, TSS कुल घुलनशील ठोस का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए संरक्षी पदार्थ प्रयोग करते हैं। किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं हम आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, एसिटिक अम्ल का, 65 से 70% शर्करा का, या फिर कहें सोडियम बेंजोएट का? किसका प्रयोग किया जाता है आंवला फल के रस को संरक्षित करने के लिए? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर? आपका जो है आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए संरक्षी पदार्थ कौन सा प्रयोग किया जाता है? बताइए। ए, पोटेशियम, देखो बिल्कुल सही आंसर आ गया है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है आंवला को संरक्षित करने के लिए। किसका किया जाता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9 है, भारत में फल सब्जियों में फसल कटाई के बाद 20 से 40% नुकसान देखा गया है। इस भारी नुकसान के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक कौन सा है? भारत में फल सब्जियों में फसल कटाई के बाद 20 से 40% नुकसान देखा गया है। इस भारी नुकसान के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक क्या है? खराब बुनियादी ढांचा, कटाई के बाद के प्रबंधन के बारे में जानकारी का अभाव है, प्रसंस्करण का अभाव है, उपरोक्त सभी? बताइए। आपके जो फल व सब्जियों का ज्यादातर खराब होने का कारण क्या होता है? देखो एक तो क्या है कि खराब बुनियादी ढांचा, एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, दूसरा क्या है कटाई के बाद के प्रबंधन के बारे में जानकारी का अभाव, बहुत से जो फार्मर है उन्हें पता ही नहीं है प्रोसेसिंग के बारे में, है ना, और प्रसंस्करण का अभाव या फिर प्रोसेसिंग का अभाव, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, धीमी गति से पकने और जीर्ण होने से बचने, भंडारण और परिवहन में वजन कम होने से बचने की प्रक्रिया जिसमें ताजा कटाई, यहां पर क्या है कटाई, ताजा कटाई, ठीक है, जिसमें ताजा कटाई वाली बागवानी उपज, ठीक है, बागवानी उपज से खेत की गर्मी को तेजी से हटाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन ए है, उसे कहते हैं, ऑप्शन ए है आपका क्यूरिंग, ऑप्शन बी है आपका प्री कूलिंग, ऑप्शन डी है आपका वॉशिंग या धोना, ऑप्शन सी है धोना, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा? सर टाइम बहुत लगता है। देखिए यहां पर, अब बताइए आंसर क्या होगा? यहां पर आपका जो है धीमी गति से पकने और जीर्ण होने से बचाने, भंडारण परिवहन में वजन कम होने से बचने की प्रक्रिया जिसमें ताजा कटाई वाली बागवानी उपज से खेत की गर्मी को तेजी से हटाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम प्री कूलिंग कहते हैं। ऑप्शन बी
प्री कूलिंग उसे हम कहेंगे। क्या कहेंगे? प्री कूलिंग कहेंगे। क्या है कि आधा क्वेश्चन यहाँ रह गया, आधा क्वेश्चन दूसरे पार्ट पर है, उसे हम क्या कहेंगे? प्री कूलिंग। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, कटाई वाली बागवानी उपज से खेत की गर्मी को तेजी से हटाया जाता है, उसे हम प्री कूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री कूलिंग कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 बच्चों, प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, पत्तेदार सब्जियों के लिए कौन सा प्री कूलिंग सब अच्छी है? वैक्यूम कूलिंग, रूम कूलिंग, हाइड्रो कूलिंग या उपरोक्त सभी? आपके जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनके लिए कौन सी कूलिंग सबसे अच्छी है? कौन सी प्री कूलिंग अच्छी है? अरविंद राज लखीमपुर वाले, अभी तो 10 क्वेश्चन हुए हैं। चलिए मैं जल्दी जल्दी करा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे फिर, है ना। कौन सा जो है? हाइड्रो कूलिंग। कौन सा सही आंसर है? हाइड्रो कूलिंग। पत्तेदार सब्जियों के लिए कौन सा प्री कूलिंग अच्छी है? आपकी हाइड्रो कूलिंग। अगला क्वेश्चन है, एक रूपता के आधार पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का पृथक्करण कहलाता है? सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, श्रेणीकरण या उपरोक्त सभी? एक रूपता के आधार, जब हम जो है फलों को एक समान बनाते हैं या फिर एक रूपता लाते हैं तो उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है? आपकी ग्रेडिंग करने की जरूरत होती है। क्या करना होता है? ग्रेडिंग करनी होती है। क्या करनी है? ग्रेडिंग। ठीक, ये छोटा है, बड़ा है, फल है, ठीक है, छोटी सब्जी है, बड़ी सब्जी है। अगला क्वेश्चन है, किस तकनीक को शीत निर्जीवीकरण के रूप में जाना जाता है? पाश्चुरीकरण, डिब्बाबंदी, विकिरण उपचार या उपरोक्त सभी? शीत निर्जमीकरण के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए आंसर क्या होगा? शीत निर्जीवीकरण के रूप में किसे जाना जाता है? तो भैया शीत निर्जीवीकरण के रूप में विकिरण उपचार को जाना जाता है। किसे? विकिरण उपचार। किस तकनीक को शीत निर्जीवीकरण के रूप में जाना जाता है? तो विकिरण उपचार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, भारत में फल और सब्जियों में फसल कटाई के बाद 20 से 40% नुकसान देखा गया है। इस भारी नुकसान के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक क्या है? खराब बुनियादी ढांचा, कटाई के बाद प्रबंधन के बारे में जानकारी का अभाव, प्रसंस्करण का अभाव या उपरोक्त सभी? ये शायद लगभग आपका दोबारा से रिपीट हो गया है, सॉरी बच्चों, एक क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। एक गलती से आपका रिपीट हो गया, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, यहाँ पे आंसर हो जाए उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वां प्रश्न है, धीमी गति से पकने और जीर्ण होने से बचने, भंडारण और परिवहन में वजन कम होने से बचने की प्रक्रिया जिसमें ताजा कटाई वाली बागवानी उपज से खेत की गर्मी को हटाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्री कूलिंग। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुकिए बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत है, ये पीडीएफ गलत लग गई है, पीडीएफ गलत लग गई है थोड़ा सा। ठीक है, पीडीएफ गलत लग गई, मैं अभी हाल चेंज करता हूं पीडीएफ को। सॉरी बच्चों, जस्ट मिनट रुक जाइए, पीडीएफ मैं अभी हाल चेंज कर रहा हूं। हाँ कर लो नितिन वर्मा जी, बातें कर लो। बस एक सेकंड में हमने कॉपी कर ली है। वो क्या था कि मेरा काम जो है 3 जगह चलता है, ठीक है, तो 3 जगह हमारी कॉपी बनती हैं। तो जहाँ से इसे करेक्शन किया
वहां से इसको ऐड नहीं किया, पेन ड्राइव में ऐड नहीं किया इसे, इस चक्कर में ये हो गया। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? हो गई बातें तो आ जाओ, हो गई ना बातें? 15वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, फलों व सब्जियों को सीधे आग में गर्म करना कहलाता है। कुकिंग, रोस्टिंग, ब्लांचिंग है, इनमें से कोई नहीं। फलों व सब्जियों को सीधे आग में गर्म करना क्या कहलाता है? आपका जो है कुकिंग कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है, या फिर कहें ब्लांचिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया फलों व सब्जियों में, या फिर आपका जो है फलों व सब्जियों को सीधे आग में गर्म करना क्या कहलाता है? रोस्टिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्या कहलाता है? रोस्टिंग कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, परिरक्षण की अस्थायी विधि में चीनी की कितनी मात्रा रखी जाती है? 6 से 8%, आपका जो है आपका 65% से अधिक, 45 से 55% और 15% से अधिक। परिरक्षण की अस्थायी विधि में चीनी की कितनी मात्रा रखी जाती है? परिरक्षण की अस्थायी विधि में चीनी की कितनी मात्रा रखी जाती है? तो आपकी कौन सी रखी जाती है? 45 से 55% जो है चीनी की मात्रा रखी जाती है। चीनी की अस्थायी विधि में कितनी मात्रा रखी जाती है आप? ठीक है, 45 से 55 अस्थायी विधि में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 है, परिरक्षण की स्थायी विधि में नमक की कितनी मात्रा रखी जाती है? 6 से 8, 65 से अधिक, 45 से 55%, या फिर कहें 15% से अधिक। तो नमक की जो स्थायी, या फिर कहें परिरक्षण की स्थायी विधि में नमक की कितनी मात्रा रखी जाती है? आपकी 15% से अधिक रखी जाती है। स्थायी विधि में परिरक्षण की 15% से अधिक रखी जाती है। ठीक, 65 नहीं है भैया, इसका सही आंसर आपका जो है 45 से 55% है। 45 से 55% अस्थायी विधि में। अच्छा, 65% स्थायी में होगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारण होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है? जिंक, बोरॉन, फास्फोरस या सल्फर। कौन सा तत्व जो है आपका बीज में फाइटिक अम्ल या फाइटिन के रूप में भंडारण होने वाला पोषक तत्व है? तो भैया वो है आपका फास्फोरस। क्या है आपका? फास्फोरस। फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में, ठीक है, क्या जाना जाता है? आपका जो है फास्फोरस जाना जाता है। अब ये देखो भैया, जतिन पांडे लिख रहे हैं, हम तो खाट पे अरे भैया, अच्छा ये लखीमपुर खीरी वाले हैं क्या? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वाले, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी वाले होंगे ये, है ना? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19, फलों एवं सब्जियों में मोमीकरण करता है? श्वसन दर में कमी, बाष्पोत्सर्जन दर में कमी, श्वसन एवं बाष्पोत्सर्जन दर में कमी, या फिर कहें इनमें से कोई नहीं। आपका जो फलों एवं सब्जियों में मोमीकरण होता है वो क्या कम करता है? बताइए आंसर। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? फलों एवं सब्जियों में मोमीकरण करता है, तो भैया श्वसन और बाष्पोत्सर्जन दर में कमी। अगर ये आपने मोमीकरण एक परत चढ़ा दी है तो उससे क्या नहीं होगा आपका? क्या नहीं होगा आपका? जो है श्वसन व बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, फास्फोरस मृदा में अगतिशील होता है, हाँ बिल्कुल होता है। प्लांट में गतिशील होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ लखीमपुर खीरी वाले अधिक लोग हैं।
हमें लगता है कि लखीमपुर खीरी वालों से मिलने जाएंगे ना, तो लगता है कि सारी मीटिंग एक क्लास तो वहीं बन जाएगी हमारी, 100 बच्चों का बैच आराम से बन जाएगा, 100 बच्चों का, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिब्बा बंदी के लिए टमाटर को पर काटा जाता है। डिब्बा बंदी के लिए टमाटर को काटा जाता है, काटा जाता है। आप परिपक्व हरी दशा में, इसके ऑप्शन देख लीजिए आप। डिब्बा बंदी के लिए टमाटर को पर काटा जाता है, कब काटा जाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है आपके आप परिपक्व हरी दशा में, परिपक्व हरी दशा में, आधी पकी गुलाबी दशा में, लाल पकी दशा में। किस दशा में, किस स्थिति में हम डिब्बा बंदी के लिए जो है टमाटर के फलों को काटते हैं? लखीमपुर में कृषि वाले बहुत हैं, हाँ बहुत हैं। एक दो तो हमारे पर्सनल दोस्त हैं, है ना, जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं। बताइए आंसर। मैच्योर स्टेज, लाल पकी दशा में हम डिब्बा बंदी के लिए जब प्रयोग करते हैं, कैनिंग स्टेज के लिए जब हम प्रयोग करते हैं लाल पकी दशा में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टमाटर केचप बनाने में निम्नलिखित में से किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? परिरक्षक, परिरक्षक का प्रयोग होता है आपका टोमेटो केचप बनाने में। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, साइट्रिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। बताइए आंसर क्या होगा। टमाटर केचप बनाने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? आपको जानते हैं इंद्रेश जी, डेली तो मुलाकात होती है आपसे। नाम याद नहीं आ रहे, वरना बता देते नाम, क्योंकि बहुत पहले मिले हैं उन लोगों से और साथ में रहे हैं उनके। सोडियम बेंजोएट, बहुत बढ़िया। टमाटर केचप बनाने में निम्नलिखित में से किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो भैया सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है, सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलते हैं चीनी, नमक, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या सोडियम बेंजोएट। किसका प्रयोग करें? जेली को सुरक्षित रखने में उसमें क्या मिलाते हैं? बताइए आंसर क्या होगा यहां पर। जेली को सुरक्षित रखने में उसमें क्या मिलाया जाता है? जय हिंद रवि यादव जी। एक क्लास जो है ललितपुर उत्तर प्रदेश से लाइव हो रही है। ललितपुर उत्तर प्रदेश आपका जो है तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है, ठीक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये चीनी मिलाई जाती, क्या मिलाई जाती है? चीनी। जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलाते हैं चीनी को। अगला क्वेश्चन, जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? आम, अमरूद, केला या नींबू। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है आपका जो है? बताइए आंसर। गोपाल एग्रीकल्चर स्टडी बोल रहे हैं सर, हमारे पड़ोस में दुधवा नेशनल पार्क है। हाँ हम बिल्कुल आएंगे घूमने के लिए, है ना गोपाल जी, बिल्कुल आएंगे हम। आप पहले सिलेक्शन लीजिए एजीटीए में। हम देखो, मेरा एक चीज़ मुझे लग रहा है कि हमारे जो लखीमपुर वाले बच्चे हैं ना, वो सिलेक्शन लेंगे और साथ में साथ अदर स्टेट वाले जो है, अदर जिलों वाले वो भी लेंगे, है ना। तो लखीमपुर में संख्या ज़्यादा है, तो लखीमपुर वाले तो हमें बुला ही लेंगे, है ना। तो लखीमपुर में तो जाना अब तय हो गया है, क्योंकि लखीमपुर खीरी से बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अन्य ज़िलों से नहीं मिल रहा है, और भी बच्चों हैं, तो सभी के पास जो है आएंगे, बस आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बताइए। अमरूद, बहुत बढ़िया। गुआवा का प्रयोग किया जाता है जेली बनाने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है? गुआवा का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, कैनिंग के पिता कहे जाते हैं केसी मेहता, निकोलस अपार्ट, आरसी मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। कैनिंग के पिता किसे कहा जाता है? कैनिंग के पिता किसे कहा जाता है? हाँ बड़ा जिला है, कुछ तो होगा, होगा ही।
देखो शिव पटेल लिख रहे हैं, हम भी लखीमपुर खीरी से हैं। पीलीभीत वाले भैया धर्मेंद्र जी, है ना, किंग ऑफ मिर्जापुर। सर लगता है आपको लखीमपुर अच्छा, अरे आगरा भी लगता है लोकेश लोधी जी, ऐसा नहीं है, आगरा में तो हम रहकर आए हैं, ठीक है, तो आगरा भी बहुत अच्छा लगता है हमें, ठीक है। यूपी के सारे जिले ही बहुत प्यारे हैं, और वहां के बच्चे तो और प्यारे हैं यूपी के, है ना। तो सभी टेंशन मत लीजिए, ये मुंह मत बनाइए, इमोजी मत बनाइए, सारा कुछ आपको सभी से मिलेंगे, ठीक है। पहले सिलेक्शन तो लीजिए। तो भैया निकोलस अपार्ट, कैनिंग के पिता कौन कहे जाते हैं? निकोलस अपार्ट कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आंवला को नमक के घोल में कितने दिन तक रखा जा सकता है? 15 दिन तक, 30 दिन, 60 दिन या 75 दिन? कितने दिन तक आंवला को जो है रखा जाता है आपका जो है नमक के घोल में, ठीक है। हाँ बिल्कुल रवि यादव जी, आप जौनपुर से आइएगा, बिल्कुल आपका स्वागत है। अरे अमित तिवारी आप तो गुस्सा हो गए, आप तो हमारे पड़ोसी हो। ललितपुर में भी बहुत से प्लेसेस हैं घूमने के लिए। हाँ हम सब हिंदुस्तानी हैं इंद्रेश राज जी। बाराबंकी से सौरभ वर्मा, मिर्जापुर से रणवीर सिंह, है ना, सभी लोग अलग अलग जिले से जुड़े हुए हैं। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर बता दो क्या होगा सही आंसर? 75 दिन। आंवला को नमक के घोल में कितने दिन तक रखा जा सकता है? 75 डेज तक या 75 दिन तक रखा जा सकता है। तो डी यहां पर सही आंसर होगा, ना तो 30 दिन है ना तो ए है, ठीक है। आशीष राठौर सही लिख रहे हैं, ठीक है, 75 दिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, फल एवं सब्जियों का संरक्षण करने हेतु स्थायी संरक्षक मिलाया जाता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम सल्फेट या शर्करा? बताइए आंसर। फल एवं सब्जियों का संरक्षण करने हेतु स्थायी संरक्षण मिलाया जाता है, कौन सा मिलाया जाता है? फल एवं सब्जियों को संरक्षण करने हेतु स्थायी संरक्षण कौन सा मिलाया जाता है? बताइए आंसर। ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा राइट आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कीजिए। आपका जो है फल एवं सब्जियों का संरक्षण करने हेतु स्थायी संरक्षक कौन सा है? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए आंसर। तो भैया स्थायी संरक्षक है आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। किसका प्रयोग किया जाता है स्थायी संरक्षक के रूप में? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जेली मीटर से परिरक्षण किया जाता है ग्लूकोज का, चीनी का, पैक्टिन का या नमी का? जेली मीटर से किसका परिरक्षण किया जाता है? तो जेली मीटर से किसका परिरक्षण आता है? आपका पैक्टिन का। किसका परिरक्षण किया जाता है? पैक्टिन का। शेयर कर दो कल जैसा अपने ग्रुप्स में, ठीक है, जल्दी से ज्यादा शेयर कर दो अपने ग्रुप्स में, ठीक है, बढ़िया से। जितने भी ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दीजिए। पैक्टिन, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28वां प्रश्न है, निम्न संरक्षण के तरीकों में से कौन सा तरीका गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है? जेली बनाना, कैनिंग, जमाना या धूप में सुखाना? कौन सा मेथड जो है घरेलू स्तर पर या फिर कहें गृह स्तर पर सबसे अधिक जो है या फिर कहें गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है? देखो कुछ लोग बोलते होंगे सर बातें करते हैं, देखो बातें करते हैं ना आप लोगों से, तो इससे ये हो जाता है कि आप लोग भी एक्टिव बने रहते हैं, हम भी एक्टिव बने रहते हैं, है ना। वरना हम यहाँ पर बोरिंग क्लास ले रहे होते आपकी, आप लोगों से बातें नहीं करते, आपको अच्छा नहीं लगता, और साथ में साथ आप लोगों को जो है क्लास में मजा भी नहीं आता। तो बोरिंग नहीं ना हो इसलिए आप लोगों से बातें कर लेते हैं कि भैया आप लोग कहाँ से हैं और कैसे हैं, ठीक है। बताइए आंसर, और आपके आंसर भी जान लेते हैं, ठीक है। तो इससे हम भी एक्टिव रहते हैं, आप भी एक्टिव रहते हैं, हम कंटिन्यू क्वेश्चन कराते जाएंगे, आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है, और हम भी पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाएंगे। तो बढ़िया बातें करते करते पढ़ना है।
हाँ, जो मम्मी करती हैं धूप में सुखाना, बिल्कुल सही। गृह स्तर पर धूप में सुखाना क्या है, जो है संरक्षण का एक तरीका है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। आलू के लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापमान है 5 से 10 डिग्री सी, 10 से 15 डिग्री सी, 15 से 20 डिग्री सी, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा। हाँ जी गुरुजी, बोरिंग नहीं लगता। अलीगढ़ से सुभाष मौर्य। आप लोगों के लिए ग्रुप बना देंगे, है ना, उत्तर प्रदेश AGTA, और सभी लोग जुड़ जाना, तो सभी के कांटेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, इनवाइट लिंक भेज देंगे आपको, तो सभी लोग जुड़ जाना, व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, है ना, और अपने अपने जिले का नाम लिख देना उसमें। ठीक, चलिए बताइए आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D। तो आलू के लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापमान है 5 से 10 डिग्री सी। कितना चाहिए टेम्परेचर, 5 से 10 डिग्री सी। कितना, 5 से 10 डिग्री सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तम जेली का पीएच होता है, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, 3.0, 3.2, 3.3 या 3.4। तो अभी हाल पढ़ा था कि जेली का अच्छा जो पीएच होता है वो कितना, 3.2। अगला क्वेश्चन, मौमीकरण फलों को भंडारण क्षमता बढ़ाता है क्योंकि यह अवरोधित करता है सूखने को, श्वसन को, पकने या उपयुक्त सभी को। तो भैया मौमीकरण किसको कम करता है, आपके श्वसन को कम करता है। किसको कम करता है, अबाधित करता है श्वसन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 32वां प्रश्न है, फलों को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एसिटिक अम्ल की प्रयोग दर क्या है। 1 से 2%, 2.5 से 3%, 3.5 से 4%, 4.5 से 5%। जो आपका फलों को स्थायी रूप से परिरक्षित करने के लिए आपका जो है एसिटिक अम्ल कितना प्रयोग करना चाहिए। कितना एसिटिक अम्ल हमें प्रयोग करना चाहिए, बताइए आंसर, A, B, C या फिर D। हमें जो एसिटिक एसिड प्रयोग करना चाहिए वो है आपका 1 से 2%। फलों को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एसिटिक अम्ल कितना प्रयोग करना चाहिए, 1 से 2%, 1 to 2%। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 लिखा हुआ है, फल व सब्जी के पॉलीथीन की थैली भंडारण से फल व सब्जी की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी के कारण, श्वसन दर में घटोतरी के कारण, आर्द्रता में बढ़ोतरी के कारण, उपरोक्त सभी के कारण। जो आपका पॉलीथीन थैली में आप भंडारण करते तो उससे क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका भंडारण क्षमता बढ़ जाती है या फिर सॉरी आपकी जो बढ़ जाती है भंडारण क्षमता, तो वो किस कारण से बढ़ जाती है। फल व सब्जी के पॉलीथीन की थैली भंडारण से फल व सब्जी की भंडारण क्षमता जो बढ़ जाती है उसका कारण क्या है। तो भैया सभी कारण है आपका। देखो, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, दूसरा श्वसन दर में घटोतरी होती है, तीसरा आर्द्रता में बढ़ोतरी के कारण, और सातवां जो है चौथा जो है उपरोक्त सभी के कारण जो है सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34वां प्रश्न है, कैंडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फल सबसे उपयुक्त है। लोकाट, बेर, आम या कटहल। कैंडी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, बताइए जल्दी से। कैंडी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है तो भैया वो है आपका बेर। कैंडी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, बेर है। अगला क्वेश्चन, अच्छी जेली का TSS होना चाहिए, जो अच्छी जेली होती है उसका TSS कितना होना चाहिए, 65%, 68%, 60% या 70%। बताइए आंसर क्या होगा। तो भैया अच्छी जेली में हमारा क्या होना चाहिए, 65% TSS, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, टोटल सॉल्युबल या फिर कहें कुल घुलनशील जो ठोस है वो कितना होना चाहिए, 65% होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36, 36वां प्रश्न आपका दिया गया है,
डिब्बाबंदी के पहले कौन से फल की छिलाई नहीं की जाती है? अनानास की, आम की, चेरी या सेब? डिब्बाबंदी से पहले कौन से फल को छीला नहीं जाता, छिलाई नहीं की जाती है? तो भैया वो है आपका चेरी। चेरी को छीला नहीं जाता। कब? आपका डिब्बाबंदी से पहले। डिब्बाबंदी के पहले कौन सी फल की छिलाई नहीं की जाती है? चेरी की नहीं की जाती। किसकी नहीं की जाती? चेरी। ठीक। अगला क्वेश्चन, जेली तैयार करने के लिए फल में निम्न में से कौन सा बहुत महत्वपूर्ण घटक है? चीनी, विटामिन, पेक्टिन या सेलुलोज? जेली तैयार करने के लिए फल में निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रमुख घटक है? तो भैया पेक्टिन। पेक्टिन के कारण ही आपका जो है फल यूज किया जाता है। जैसे आपका गुआवा है, गुआवा में पेक्टिन कंटेंट अधिक होता है, जिससे उसका प्रयोग जेली बनाने के लिए कहता है ना। तो पेक्टिन जो है आपका जो है महत्वपूर्ण घटक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी पेक्टिन सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रसायन फल द्वारा तैयार पदार्थों को परिरक्षण करने के लिए उपयोग में लाते हैं? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम क्लोराइड? बताइए आंसर। निम्न में से कौन सा रसायन फल द्वारा तैयार पदार्थों को परिरक्षण करने के लिए उपयोग में लाते हैं? बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर बता दीजिए जल्दी से। बताइए क्या होगा सही आंसर? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, बिल्कुल सही। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो है फल द्वारा तैयार पदार्थों को परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो राइट आंसर जो है हो जाता है ऑप्शन सी पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। कौन सा? ऑप्शन सी पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। कौन सा? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। अगला क्वेश्चन, धान को उबालना है, ऊष्मीय उपचार, शुष्कन उपचार या अवशोषण उपचार या जल तापीय उपचार? आपका जो धान को आप उबालते हो वो किस प्रकार का उपचार है? बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? धान को उबालना ऊष्मीय उपचार है, शुष्कन उपचार है, अवशोषण उपचार है, जल तापीय? तो हम भैया जल में उबालते हैं ना, तो क्या है? जल तापीय उपचार। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जल तापीय उपचार। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40वां प्रश्न है, डीप बेड शुष्कता की पहचान होती है कमरे के तापमान पर शुष्कता, समरूप शुष्कता दर, भूमिगत शुष्कता दर संरचना, बेड नमी एवं तापमान में अधिक अंतर। डीप बेड शुष्कता की पहचान होती है तो भैया बेड नमी एवं तापमान में अधिक अंतर से होती है। किससे होती है? बेड नमी एवं तापमान से में अधिक अंतर से होती है। आज जो है यूपी जीके में कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं योजनाएं वाले। आज जो है यूपी जीके में क्या रहने वाली हैं? आपकी योजनाएं रहने वाली हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खराब होने वाली फसल में फसल कटाई के बाद का स्तर है 10 से 15%, 25 से 33%, 20 से 25 या 35 से 40। खराब होने वाली फसल में फसल कटाई के बाद का स्तर क्या होता है? तो नॉर्मली इसमें जो है फसल कटाई के बाद जो खराब फसल कटाई होने के बाद जो स्तर होता है वो होता है आपका 25 से 33%। कितना होता है? 25 से 33% होता है। ठीक। खराब होने वाली फसल में फसल कटाई के बाद का स्तर कितना होता है? 25 से 33% के बीच होता है, 25 से 33। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 42 है, साइकोमेट्रिक आरेख पर नम बल्ब तापमान रेखाएं हैं क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, दाएं से नीचे की ओर, ढलान पर, सीधा प्रवृत्त, घुमावदार। साइकोमीटर आरेख पर जो बल्ब नम बल्ब तापमान रेखाएं हैं वो कैसी हैं? आपकी क्षैतिज हैं, ऊर्ध्वाधर हैं, दाएं से नीचे की ओर, ढलान पर, सीधा प्रवृत्त है या घुमावदार हैं?
तो भैया दाएं से नीचे की ओर जो है ढलान पर सीधा प्रवृत्त है, किसमें? साइक्रोमीटर में। अगला क्वेश्चन, ब्लाचिंग एक आवश्यक कार्य होता है, ब्लांचिंग एक आवश्यक कार्य होता है जिसके किसके अंदर जो है करते हैं कार्य ही, सॉरी, ब्लांचिंग आवश्यक कार्य है जिसे किसके अंदर करते हैं, यहां पर है होना चाहिए था। एक आवश्यक कार्य है जिसे किसके अंदर किया जाता है, किसके अंदर किया जाता है? बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर यहां पर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? ब्लांचिंग किस में करते हैं आपका? फूल गोभी में करते हैं। किस में करते हैं? फूल गोभी में करते हैं। किस में करते हैं? फूल गोभी में। ब्लांचिंग किस में करते हैं? नॉर्मली फूल गोभी में करते हैं। किस में करते हैं? फूल गोभी। इसके ऑप्शन दूसरी तरफ है, फूल गोभी में की जाती है, कॉलीफ्लावर में किया जाता है आपका ब्लांचिंग। किस में किया जाता है? कॉलीफ्लावर या फिर कहें फूल गोभी में। ठीक है, फूल गोभी में ब्लांचिंग किया जाता है। ठीक, यहां पर राइट आंसर जो हो जाता है फूल गोभी जो है हो जाता है। ठीक, फूल गोभी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की सतह से 1200 मीटर की ऊंचाई पर जेली का अंतिम बिंदु क्या होगा? समुद्र तल की सतह से 1200 मीटर की ऊंचाई पर जेली का अंतिम बिंदु क्या होगा? 110.3 डिग्री सी, 105.5 डिग्री सी, 103.1 डिग्री सी या 101.7 डिग्री सी? बताइए आंसर। राधे राधे राहुल गिरी जी, लखीमपुर खीरी। अरे भैया सुशील जाट अलीगढ़ से, हाँ जी हमने देख ही लिया है कि आप अलीगढ़ से हैं। ठीक है, तो आपके समुद्र सतह की से 1200 मीटर की ऊंचाई पर जेली का अंतिम बिंदु क्या होगा? 105.5 डिग्री सी होगा, 105.5 डिग्री सी, 105.5 डिग्री सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 है, भंडारित अनाज में नमी का प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए। 8 से 10 प्रतिशत से, 10 से 14 प्रतिशत से, 14 से 16 से या फिर कहें 16 से 18? कितने प्रतिशत से अधिक नमी जो है भंडारित अनाज में नमी का प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए? तो भैया हमें पता है कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 8 से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। भंडारित अनाज में नमी का प्रतिशत कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 8 से 10 प्रतिशत। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, संरक्षित सब्जी उत्पादन लाभकारी है अगेती फसल उत्पादन के लिए, उच्च उत्पादकता के लिए, बेमौसमी उत्पादन के लिए, उपरोक्त सभी? आपकी जो है संरक्षित सब्जी उत्पादन लाभकारी किसके लिए? बेमौसमी उत्पादन। जब देखो बेमौसम होता है, मान के चलो इस समय टमाटर आपने संरक्षित करके रखा होता, आज टमाटर कितना है? 80 रुपए किलो, है ना, तो आपका जो है सस्ता पड़ता है ना। तो यहाँ पर बेमौसमी उत्पादन के लिए जो है हम सब संरक्षित सब्जी उत्पादन लाभकारी होता है, मतलब जब उत्पादन नहीं होता है। जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा रसायन परिरक्षी के रूप में प्रयोग होता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक अम्ल या उपरोक्त सभी? तो हमें पता है सभी का प्रयोग जो है प्रिजर्वेटिव के या फिर परिरक्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बेमौसमी प्रोडक्शन, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, 48वां प्रश्न, फल तथा सब्जियों का भंडारण में खराब होने के कारण है न्यून तापक्रम तथा उच्च आर्द्रता, एंजाइम, खमीर, जीवाणु तथा फफूंदी क्रियाशीलता, न्यून ताप। तो भैया अगर की एंजाइमिक क्रिया हो, खमीर की हो रही है, जीवाणु व फफूंद क्रियाशील हैं, तो आपका भंडारण में फलों व सब्जियों का जो है खराब होना क्या है? तय है। क्या है? तय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, 49वां प्रश्न है आपका, मोम की परत चढ़ाने से वृद्धि होती है क्योंकि यह अवरुद्ध करता है बाष्पोत्सर्जन को, श्वसन या फिर कहे पकने की प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, आज जो है 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए। सॉरी, मोम की परत चढ़ाने से वृद्धि होती है, किसकी होती है? क्योंकि यह अवरुद्ध करता है बाष्पोत्सर्जन को। किसको अवरुद्ध करता है? बाष्पोत्सर्जन और श्वसन दोनों को करता है। ठीक है, अवरुद्ध किसको? बाष्पोत्सर्जन को भी करता है और श्वसन को भी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 50, 50वां प्रश्न है। इसको 49 को रिमार्क किया जाए, है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रश्न नंबर 50। शीतोष्ण कटिबंधीय फल फसलों की एक निश्चित आवश्यकता होती है जिससे कि वे प्रसुप्त रह सके और उसे कहते हैं ताप इकाइयों की आवश्यकता, डिग्री डेज अंश दिनों की आवश्यकता, द्रुत शीतन आवश्यकता या कटाई छटाई की आवश्यकता। बताइए आंसर क्या होगा कि भैया जब जो शीतोष्ण कटिबंधीय फल होते हैं उन्हें कुछ समय डोरमेंसी रहने की आवश्यकता होती है, डोरमेंस में रहने की आवश्यकता होती है। उस शीतोष्ण कटिबंधीय फल फसलों की एक निश्चित आवश्यकता होती है जिससे कि वे प्रसुप्त रह सके या फिर कहें आपके सुसुप्त रह सके, उसे क्या कहते हैं, द्रुत शीतलन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रुत शीतलन कहते हैं की आवश्यकता कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रुत शीतलन की आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है, 51वां प्रश्न है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड नहीं मिलाया जाता है अमरूद रस में, नींबू रस में, लेमन सिक्वेस में, फालसा सिक्वेस में। आपका जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है इसको किस में नहीं मिलाया जाता है, तो भैया पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड फालसा सिक्वेस में नहीं मिलाया जाता। किस में नहीं मिलाया जाता, फालसा सिक्वेस में नहीं मिलाया जाता। क्या, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। अगला क्वेश्चन, एफपीओ के अनुसार जैम में न्यूनतम कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होना चाहिए 62%, 65%, 68% या 72%। आपके जो एफपीओ मानकों के अनुसार जैम में न्यूनतम घुलनशील ठोस या फिर कहें टोटल सॉल्युबल सॉल्ट टीएसएस जो है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, ठीक है, टीएसएस जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपका, 68% होना चाहिए। कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कितना होना चाहिए, 68%, 68%। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, सेलुलर पदार्थ से रहित चमकदार पेय जिसमें 25% फल रस तथा 30% कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है कहलाता है। पेय होगा यहाँ पर, पेय पदार्थ, चमकदार पेय जिसमें 25% फल रस तथा 30% क्या होता है, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है कहलाता है फल रस, सिक्वेस, साइडर या कॉर्डियल। तो भैया हम उसे कहते हैं आपका कॉर्डियल। 25% फल का रस और इसमें 30% क्या होता है, टीएसएस होता है। क्या होता है, कॉर्डियल होता है। क्या होता है, कॉर्डियल। अगला क्वेश्चन है, फ्लेंजर का उपयोग किया जाता है। फ्लेंजर का उपयोग किया जाता है डिब्बा बंद करने में, डिब्बा खोलने में, सिक्वेस बोतल बंद करने में, डिब्बे में हुक बनाने में। फ्लेंजर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो भैया फ्लेंजर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आपका डिब्बा बंद करने में। डिब्बों को बंद करने में किसका प्रयोग किया जाता है, फ्लेंजर का प्रयोग किया जाता है। डिब्बों को बंद करने में फ्लेंजर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, 55वां प्रश्न है, किसमें मात्र चीनी परिरक्षण का काम करती है, मुरब्बा में, सिक्वेस में, टमाटर केचप में, अचार में। तो भैया मुरब्बा में चीनी का प्रयोग होता है, अचार में तो नमक का प्रयोग होता है ना। तो मुरब्बा में मात्र चीनी ही परिरक्षण का काम करती है, किसमें भैया, मुरब्बा में। किसमें, मुरब्बा में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लांचिंग की जाती है 80 डिग्री सी पर, 90 डिग्री सी पर, 100 डिग्री सी या इनमें से कोई नहीं। ब्लांचिंग की जो प्रक्रिया की जाती है वो कितने डिग्री सी तापमान पर की जाती है, तो भैया कितनी की जाती है, 100 डिग्री सी की जाती है। कितनी की जाती है, 100 डिग्री सी, ठीक है। आपकी जो फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लांचिंग जो की जाती है 100 डिग्री सी पर की जाती है। अगला क्वेश्चन, साग भाजी की डिब्बाबंदी की जाती है ब्राइन में, सिरप में, डिस्टिल्ड पानी में या इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर। आपकी जो साग भाजी है या सब्जियां हैं इनकी जो डिब्बाबंदी की जाती है किस में की जाती है, तो भैया साग भाजी की जो डिब्बाबंदी की जाती है ब्राइन में। और ब्राइन क्या होता है, नमक का घोल होता है। सब्जियों की डिब्बाबंदी की जाती है ब्राइन में और ब्राइन किसका घोल है, आपका नमक का घोल है ना।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, फल एवं शाक भाजी डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन तापक्रम कितना होता है? 70 से 72 डिग्री सी, 80 से 82 डिग्री सी, 90 से 92 डिग्री सी, या 100 से 102 डिग्री सी। फल एवं शाक भाजी डिब्बाबंदी में जो आपका तापमान रखा जाता है, वायु निष्कासन तापमान जो रखा जाता है वो कितना होता है? 80 से 82 डिग्री सी। कितना होता है? 80 से 82 डिग्री सी जो है टेम्परेचर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों में डिब्बाबंदी का माध्यम है नमक, चीनी, नमक और चीनी इनमें से कोई नहीं। तो भैया सब्जियों में, शाक भाजियों क्या है? नमक या ब्राइन। क्या है? नमक या ब्राइन, है ना, ब्राइन सॉल्यूशन। अब ये लिख दो, ब्राइन सॉल्यूशन में कितने % चीनी होती है? लिखो जल्दी से कमेंट में। ब्राइन सॉल्यूशन में 82 से 90, 80 से 82, देखो जो 82 से 90 तो है, लेकिन जो मिनिमम होता है ना उसे आंसर मानना जाता है। ठीक है, अब 90 तो देखो हाई हो जाता है। ठीक है, बताइए आंसर क्या होता है? ब्रायन में कितने प्रतिशत नमक होता है? 15 से 25% जो है नागेंद्र मिश्रा जी लिख रहे हैं, 15% लोकेश लोधी जी लिख रहे हैं। आप लोग सही हैं, 15 से 25% के बीच जो है ब्रायन में क्या होता है? नमक प्रतिशत होता है। कितना होता है? 15 से 25%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, 60वां प्रश्न है, प्याज में के भंडारण के लिए सापेक्ष आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 80 से 85, 85 से 90, 65 से 70, या 50 से 60? कितना होना चाहिए? आपके जो है, आपके प्याज के भंडारण में कितने प्रतिशत जो है सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए? प्याज के भंडारण के लिए कितनी होनी चाहिए? 65 से 70। स्पोर्ट मेक बिल्कुल सही है, 65 से 70% क्या होना चाहिए? सापेक्ष आर्द्रता। अब ये बताओ सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है? भैया चीनी नहीं होती ब्रायन में, नमक होता है। ठीक है, ये बताइए कि आपका जो सापेक्ष आर्द्रता होती है वो क्या होती है? देखो सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है कि मान के चलो ये रूम है, रूम मान के चलो ये बॉटल है। ठीक है, बॉटल जो है, मान के चलो ये बॉटल है आपकी, इसमें इतना जो है आपकी नमी या फिर इतना पानी भरा हुआ है, तो ये मान लेते नमी है, और इतनी बॉटल खाली है, तो ये क्या है? आपका खाली स्थान। तो बाहर या फिर कहें सापेक्ष आर्द्रता उसे कहते हैं कि जितनी आपकी एक इकाई आयतन में उपलब्ध नमी है और जितनी हमें जो है आवश्यकता है इसको फिल करने के लिए, मतलब जितना इसमें पानी है और जितनी आवश्यकता है इसको भरने के लिए, ठीक है, जो इसका अनुपात होगा वो क्या होगा? आपका सापेक्ष आर्द्रता होगा। क्या होगा? सापेक्ष आर्द्रता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत दूसरा सबसे बड़ा बागवानी उत्पादक है, भले ही प्रसंस्करण केवल है जो मलेशिया के 83%, फिलीपींस के 78%, ब्राजील के 78% और ब्राजील के 70% की तुलना में, सॉरी ब्राजील के 78%, द्वारा से ये रिपीट हो गया, तुलना में बहुत कम है। आपका 2% से कम, 2.5%, 2.2%, या फिर 3.94 या 5%। कितना है आपका? यहाँ पर जो है एक ब्राजील आपका नहीं होगा। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा? तो भैया जो आपका आपका जो भारत है, भारत का प्रसंस्करण में कौन सा है? कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूशन? 2.2% मात्र। भले ही दूसरा स्थान रखता है सब्जी उत्पादन में, लेकिन आपका या फिर कहें आपके फल उत्पादन दूसरा स्थान है, लेकिन इसमें जो है प्रसंस्करण केवल 2.2% का ही होता है। ठीक है, 2.2% ही प्रसंस्करण होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है, भंडारण के दौरान प्याज और लहसुन में अंकुरण को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ट्रिपल सी या CCC साइकोसॉल, GA3, मैलिक हाइड्रोजाइड या एथिलीन? तो भैया मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग किया जाता है आपका जो है लहसुन में, आपका प्याज और लहसुन में अंकुरण को रोकने के लिए। 80 से 90%, हाँ सही है। ऑनियन गार्लिक में 65 से 70। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, सूखने व निर्जलीकरण के दौरान फलों में स्थायी परिरक्षण के लिए कितनी नमी रखनी चाहिए? 10 से 20, 6 से 8,
25 से 31 या 40%। फलों में स्थायी परिरक्षण के लिए कितनी नमी रखनी चाहिए? तो 10 से 20% के बीच। कितनी? 10 से 20% के बीच। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, 64वां प्रश्न है। सर्वाधिक सुखाया जाने वाला फल है खजूर, बेर, अंजीर या खुबानी। सर्वाधिक सुखाया जाने वाला फ्रूट या फिर कहें फल कौन सा है? तो भैया सर्वाधिक सुखाया जाता है वो है आपका अंजीर। अंजीर को ज्यादा सुखाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंगूर से किस्में सुखाने की किस विधि से तैयार की जाती है? परासरण से, विसरण से, भट्टी में सुखाना, वैक्यूम में सुखाना। बताइए आंसर क्या होगा? तो भैया अंगूर से किस्में सुखाने की किस विधि से की जाती है? आपकी परासरण विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? परासरण विधि। यहां पर आपके 65 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं कृषि के। अगले जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर के, और आज का टॉपिक है एमएस ऑफिस। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है आपका? एमएस ऑफिस। ठीक, तो एमएस ऑफिस के बढ़िया से क्वेश्चन हम करेंगे। उसके बाद आपका जो है यूपीजीके है। यूपीजीके का आज का टॉपिक है आपका योजनाएं। यूपीजीके का टॉपिक क्या है? योजनाएं हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी ग्रहण या फिर कहें जल ग्रहण कर लिया जाए। आज आप लोगों ने शेयर नहीं किया। देखो 34-35 लोग हैं। कल आप लोगों ने डबल कर दिए थे। राधे राधे अंकित वर्मा जी, ललितपुर की धरती से। तो भैया 66वां प्रश्न है, एमएस ऑफिस में प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट, स्पेशल, फाइल या टूल्स। तो भैया प्रिंट करना है तो हम किस में मेन्यू में जाएंगे? तो भैया हम फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू में सेव का ऑप्शन रहता है ना, प्रिंट का ऑप्शन रहता है, सेव एज का ऑप्शन रहता है। अगला क्वेश्चन, एमएस ऑफिस में प्रयोक्ता दस्तावेज को नाम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड या डाटा। तो भैया जिसे नाम दिया जाता है वो क्या है? फाइल नेम। जिस फाइल को हम नाम देते हैं, दस्तावेज को नाम देते हैं, वो क्या कहलाता है? फाइल नेम कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइल नेम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है, 68वां प्रश्न है। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? फाइल, टूल्स, स्पेशल या एडिट। तो भैया कट पेस्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एडिट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? एडिट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को क्या कहते हैं? फ्रेम, सेगमेंट, पैकेट या पेज। लॉजिकल मेमोरी को समान जो आपके आकार के ब्लॉकों में भंजित करने या विभाजित करने को क्या कहा जाता है? तो भैया पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पेज कहा जाता है। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाएगा? कंट्रोल ए, कंट्रोल F5, शिफ्ट ए, कंट्रोल के। तो भैया हमें पता है कि भैया कंट्रोल ए को प्रेस कर दो, आपका सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है चार्ट का, वर्ड बुक का, वर्कशीट का, 1 व 3 दोनों का। बताइए आंसर। आपका जो एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है? तो भैया वर्कशीट का संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? आपका जो है वर्कशीट का संग्रह है। किसका संग्रह है? आपका वर्कशीट का जो है संग्रह है। ठीक, किसका संग्रह है? वर्कशीट का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्प्रेड शीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? लाइंस एंड स्पेसेज में, लेयर एंड फ्लैंस में, हाइट एंड बिट्स में, रो एंड कॉलम में। किसके रूप में जो है आपका जो है स्प्रेड शीट में डाटा ऑर्गेनाइज होता है? किसके रूप में होता है आपका? बताइए आंसर। ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी, किसके रूप में जो है डाटा संग्रह होता है? तो भैया रो एंड कॉलम के रूप में। स्प्रेडशीट में किसके रूप में शामिल होता है? रो एंड कॉलम के रूप में। रो एंड कॉलम के रूप में संग्रहित होता है। किसके रूप में? रो एंड कॉलम। अरे अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर थोड़ा सा जल्दी करवा देते हैं, है ना।
रो कॉलम में अरेंजमेंट होता है, रो एंड कॉलम। अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए ही पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट फास्ट करा रहे थे। चलिए अब हम धीरे धीरे कराएंगे तो आंसर करना होगा आपको। अगला क्वेश्चन है 73। MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज या डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज। आपका ये MS एक्सेल क्या होता है? बहुत धन्यवाद अंकित वर्मा जी, बताइए आंसर। MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है आपका क्या? आपका MS एक्सेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है, 74वां प्रश्न है। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट, सर्च एवं रिप्लेस, कट एवं पेस्ट, ब्लॉक ऑपरेशन। शब्द संसाधन में नॉर्मली हम क्या करते हैं? शब्द को संसाधित या सही करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं? तो बताइए आंसर। तो भैया उस समय हम क्या कहते हैं? कट एवं पेस्ट करते हैं, कट पेस्ट। ठीक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75 है, 75वां प्रश्न है आपका। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डायरी, डाटा कोष, डाटा डिस्क या डाटा डिक्शनरी। बताइए आंसर। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों को सूची को क्या कहा जाता है? तो भैया उसे हम क्या कहते हैं? आपका डाटा डिक्शनरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डाटा डिक्शनरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76 है। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? डिक्शनरी, इंडेक्स, सूची या डायरेक्टरी। कंप्यूटर में संचित फाइलों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में संचित फाइलों को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। कंप्यूटर में संचित फाइलों को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी कहा जाता है, डायरेक्टरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77, 77वां प्रश्न। सतहत्तरवां प्रश्न दिया हुआ है। विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? MS एक्सेल, वर्ड स्टार, लोटस या वेंचुरा। आपका जो है विंडोज आधारित जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, जो है निम्नलिखित में से कौन सा? यहां पर निम्नलिखित है, निम्नलिखित, निम्नांकित, निम्नांकित में से कौन सा जो है पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? बताइए आंसर। A, B, C या फिर D। तो भैया MS एक्सेल। कौन सा? MS एक्सेल जो है अधिक जो है पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। कौन सा? MS एक्सेल। अगला क्वेश्चन, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? Ctrl+S, Ctrl+X, Ctrl+A, Ctrl+Shift+F। तो भैया जब तक सेव नहीं करोगे डाटा तो वो कहाँ से बचेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? Ctrl+S करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए Ctrl+S सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? कॉलम का नाम, रो का नाम, पहले कॉलम फिर रो का नाम या पहले कॉलम फिर रो का नाम। बताइए। पहले रो या फिर कॉलम का नाम, पहले कॉलम या फिर रो का नाम क्या होता है? आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और एक्सेल डॉक्यूमेंट सेल एड्रेस में क्या होता है? तो सेल एड्रेस पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है। सेल एड्रेस में क्या होता है? पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है, पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? नेम बॉक्स, रो हेडिंग्स, फॉर्मूला बार या टास्क पेन।
आपकी जो एक्टिव सेल है उस कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, तो आपकी जो फॉर्मूला बार है इसमें डिस्प्ले होता रहता है। कहाँ पर डिस्प्ले होता है, फॉर्मूला बार के अंदर डिस्प्ले होता है। कहाँ पर, फॉर्मूला बार के अंदर डिस्प्ले होता है। अब इसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में आज का टॉपिक है योजनाएं। तो भैया योजनाएं तो तैयार करके आए होगे यूपी की, है ना। देखो आपके पास पहले से समय सारणी टेलीग्राम पर शेयर की गई है, मतलब ये कि जो भी सेशन आपका कराया जाता है उसका टाइम टेबल ऑलरेडी डे के हिसाब से आपके टेलीग्राम चैनल जो कि विजन एग्री एकेडमी के नाम से है उस पर शेयर कर दिया गया है। ब्रह्मास्त्र के नाम से जो है एक पीडीएफ डली होगी, ठीक है, तो उसको देख लेना आप लोग। तो आपका जो 15वां सेट होगा, 15वां जो टारगेट होगा, सर प्रमोशन हो जाए, नहीं करेंगे लोकेश लोधी जी, प्रमोशन नहीं करेंगे क्योंकि वैसे ही आप लोग लेट, आज क्लास लेट हुई थी तो लास्ट में बता देंगे, ठीक है। तो योजनाएं, आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो उस पर आपको ब्रह्मास्त्र के नाम से एक पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें सारे सेट पेपर का योजना है कि कुछ सेट पेपर में कौन सा टॉपिक रहने वाला है। तो बढ़िया से आप लोग उसको पढ़ के आया करिए ताकि आपको पता हो कि कौन सा टॉपिक रहेगा, ठीक। तो आज का पहला क्वेश्चन है यूपी जीके का, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब से प्रभावी हुई? 14 सितंबर 2019, 14 सितंबर 2023, 24 सितंबर 2024, 14 सितंबर 2021 से। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश में कब से प्रभावी हुई? पलक साहू, ये इमोजी क्या बना रहे हैं आप? लड़के का इमोजी बताइए। ये 14 सितंबर 2019 में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो है प्रारंभ हुई थी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ कब से और हुआ और यह किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुभारंभ कब हुआ इसका? हाँ बिल्कुल पलक साहू जी, सर यूपी जीके जीएस पढ़ लो, आती नहीं है। देखिए आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आ जाएगी, है ना। बताइए आंसर। अब देखो यहां पर अंतर है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और ऊपर के क्वेश्चन में अंतर है। अंतर क्या है कि भैया मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब से प्रभावी हुई और यहां पर कह रहा है शुभारंभ कब हुआ, शुरू कब हुई। प्रभावी तो आपकी हो गई थी कब से, आपकी जो है 14 सितंबर 2019 से, लेकिन शुरुआत आप लॉन्च कब हुई? तो लॉन्च हुई थी ये 21 जनवरी 2020 में। 21 जनवरी 2020 में क्या हुई थी? लॉन्च हुई थी। और उन 14 सितंबर 2019 को क्या हुई थी? प्रभावी हुई थी, मतलब कि इसका जो है प्रभाव में आई थी, या फिर कहें शुरुआत आपका जो है प्रभाव, या फिर कहें इफेक्ट में आई थी। इफेक्ट में आई थी, प्रभाव में आई थी आपकी 14 सितंबर 2019 को, और शुभारंभ हुई थी कब, लॉन्च कब हुई थी? 21 जनवरी 2020 को। कहां से? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ठीक है, क्लियर। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम योजना का शुभारंभ कब हुआ? मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ? 24 जनवरी 2021, 24 जनवरी 2018, 22 जनवरी 2015 या 24 जनवरी 2020? कब शुरू हुआ बताइए, ए बी सी या फिर डी। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो भैया 24 जनवरी 2018 को आपकी जो है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम योजना जो है शुभारंभ की गई थी। कब? आपका 24 जनवरी 2018। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है, कन्या सुमंगला
कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जन्म से लेकर बेटी के स्नातक शिक्षा पूरी होने तक 6 चरणों में कितने रुपए उत्तर प्रदेश सरकार प्रदान करेगी? 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000? कितने जो है सरकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार या फिर कहीं यूपी गवर्नमेंट पैसे देती है जो है सुमंगला योजना के अंतर्गत? सुमंगला योजना के अंतर्गत, किसके अंदर? सुमंगला योजना के अंतर्गत। तो बताइए 15,000 रुपए कितने देगी यूपी गवर्नमेंट? आपके जो है कन्या सुमंगला योजना में जन्म से लेकर बेटी के स्नातक तक 6 चरणों में, 6 किस्तों में 15,000 रुपए देगी। ठीक है, ये बताओ 15,000 में एक बेटी स्नातक कर लेगी, जन्म से लेकर स्नातक तक 15,000 में एजुकेशन हो जाएगी? हो जाएगी एजुकेशन? बताओ। नहीं होगी, है ना। 15,000 में एजुकेशन नहीं होगी। यदि आप नॉर्मली जाओ ना तो 3,000 रुपये फीस भी ले लें तो 3 साल का बीएससी होता है ना। कितना हो गया? 9,000 तो यही हो गए। और भी खर्चे रहते हैं, प्रैक्टिकल का ले लो, एग्जाम फीस ले लो। पूर्व में 15,000, वर्तमान में 25,000। चलिए इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है इंद्रेश राज जी, कंफर्म कर दूंगा सुमंगला योजना। ठीक है, सुमंगला योजना को मैं कंफर्म कर देता हूं। ये आपका जो है घटना चक्र की किताब है। ठीक है, घटना चक्र की किताब में आपका 15,000 रुपये दिए हैं वित्तीय सहायता, देख लीजिए। चलिए इसे अपडेट हो गया है तो मैं इसको अपडेट करता हूं। ठीक है, घटना चक्री एक किताब है जिसमें आपका 15,000 है। ठीक है, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं देखकर इसको अपडेट कर दूंगा। 25,000। ठीक, 25,000 जो है मानते हैं वर्तमान में, और पहले 15,000 था। ठीक है, तो 25,000 जो है गवर्नमेंट देती है। लगता है सर वो गवर्नमेंट फीस दे रहे हैं। हाँ 25,000 बुक में गलत होगा इस वजह से ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पर्सनली बनाए थे। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 25,000 होगा। क्या होगा? 25,000। ठीक है, हाँ जी, अभी जो है वर्तमान में जो है 25,000 कर दिया है। 25,000 राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो वर्तमान में 6 चरणों में 25,000 जो है गवर्नमेंट देती है। वो पुराना डाटा होगा बुक में। ठीक है, लेकिन नया एडिशन है, देखो 2024 का एडिशन है, ये 2024 का एडिशन है, और इसमें श्योर आपका जो है 25,000 है। कितना है? 25,000 है। ठीक है, 25,000 श्योर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में को प्रोत्साहित करना है कृषि नवाचार, डिजिटल को, स्वदेशी और विशेष उत्पाद को, कंप्यूटर का ज्ञान। बताइए आंसर क्या होगा? इस आंसर को मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इस आंसर को मैं अपडेट कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव कुमार जी। धन्यवाद राजीव कुमार जी। बताइए आंसर भैया। स्वदेशी और विशेष उत्पाद को जो है प्रोत्साहित करने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है क्या लाई थी? आपका जो है क्या लाई थी? आपका जो है एक जिला एक उत्पाद योजना लाई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 से 86वां प्रश्न है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को योगी सरकार द्वारा कब शुरू हुई थी? 25 दिसंबर 2018, 24 जनवरी 2018 में, या फिर आपका कहें 24 फरवरी 2020? ऑप्शन सी है 24 फरवरी 2020। ऑप्शन डी है बच्चों आपका 25 फरवरी 2021। 25 फरवरी 2021। आपका जो एक जिला एक उत्पाद योजना है या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, ये कब आई थी?
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब आई थी? कब आई थी बच्चों, जल्दी से आंसर करो। 24 जनवरी 2018। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाता है। अपने अपने जिले के यहां पर बहुत सारे बहुत अच्छा है सर, आपको चश्मा बहुत अच्छा है। अरे वो नॉर्मली आपका ब्लू कट वाला है, हमारे रूम में इतना जो है रोशनी है, लाइट्स है, इस वजह से लगाना पड़ता है ना। 86 का जो है बी सही हो जाएगा। रोशनी की वजह से और डिजिटल बोर्ड की वजह से ब्लू कट वाला चश्मा लगाना पड़ता है, इसके से इफेक्ट नहीं पड़ता आंखों पे। चश्मा नहीं लगा है बाकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 87 है। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखो आप लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं, तो जल्दी से आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए। एक जिला एक उत्पाद का नाम लिख दीजिए। हम तो अपने जिले का बता दे रहे हैं। सिल्क जरी साड़ी, जरी सिल्क साड़ी। ओडप जनजाति शिल्प, लखीमपुर खीरी का। और बताइए, और लोग लिखिए, आप लोग अलग अलग जिलों से हैं। सीतापुर दरी, मेरठ की रेवड़ी, और भैया अपने जिले का नाम लिखिए। प्रतापगढ़ आंवला, कढ़ाई, हाँ वो तो है। सीतापुर दरी। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ से हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन अपने जिले का नाम लिखते जाओ भैया। मिर्जापुर, बरेली, माचिस मिर्जापुर से, है ना। अपने अपने जिलों के नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। बताइए, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को स्थान प्राप्त कौन सा है? तो भैया पहला स्थान। सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करने वाले कहां पर है? आपके उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? यूपी में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू की गई थी? प्रयागराज से, लखनऊ से, वाराणसी या गोरखपुर से? बताइए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे पीएम किसान के रूप में भी जाना जाता है। पीएम किसान में हर साल 4 महीनों के अंतराल पर 2-2 रुपए, 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो कि 2-2 हजार की किस्त में दिए जाते हैं। पीतल की नगरी मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। बहुत बढ़िया, है ना। तो जो आपकी पीएम किसान योजना है, इसमें हर 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए किसानों को खाते में दिए जाते हैं और साल में आपके 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह जो योजना है आपकी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। कब? आपका 24 फरवरी 2019 को। ये जो नॉर्मली आपका ये कहें 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी, ठीक है। और यह जो है आपकी एक कहें कि पायलट बेसिस पे या फिर कहें कार्य के लिए ऑलरेडी आपकी दिसंबर में शुरू हो गई थी, ठीक है। दिसंबर में शुरू हुई थी। इसमें जो है जिसके पास लैंड होल्डिंग होती है या फिर कहें जिसके पास जमीन होती है या फिर कहें सभी जो है जमीन वाले किसान या फिर लैंड होल्डिंग वाले किसानों के लिए इसका लाभ मिलता है। किसका? पीएम किसान का। यदि आपके पास जमीन है तो पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गोरखपुर यहां पर सही आंसर हो जाता है, गोरखपुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। ये अभी अभी जो है नई योजना लाई गई है। कृषि सखी योजना उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू हुई है? प्रयागराज से, लखनऊ से, वाराणसी या गोरखपुर से? कृषि सखी योजना ये लखपति दीदी योजना के जो है स्थान पर आई है, ठीक है। कृषि सखी योजना उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू की गई है? तो भैया वाराणसी से। अभी अभी शुरू की गई थी वाराणसी से कृषि सखी योजना, ठीक। हाँ, 2-2 हजार रुपए 3 समान किस्तों में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2023, 24 फरवरी 2020, 25 फरवरी 2021 में। बताइए आंसर। देखो ऑलरेडी लिख दिया 24
फरवरी 2019 में आपका जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। 24 फरवरी 2019 में गोरखपुर से शुरू की गई थी ये, ठीक है। आपकी कृषि सखी योजना कहां से? वाराणसी से शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। गोरखपुर से, सिद्धार्थनगर से, आजमगढ़ से, गोंडा से। बताइए आंसर क्या होगा? आपका जो काला नमक है, काला राइस, काला नमक राइस धान की एक किस्म है। काला नमक काले कलर की ये होती है वैरायटी। तो भैया ये कहाँ से जो है एक जिला एक उत्पाद नाम दिया गया है? तो भैया सिद्धार्थनगर से दिया गया है। कहाँ से दिया गया है? सिद्धार्थनगर से एक जिला एक उत्पाद है आपका काला नमक वैरायटी। आपकी किसकी? आपकी जो है धान की। सभी किसानों, देखो पहले इनने कहा था कि आपके जो है स्मॉल और मार्जिनल को मिलेगा, 2 हेक्टेयर से कम वालों को मिलेगा, लेकिन अब इनने जो है सभी लैंड होल्डिंग जिसके पास जमीन है उनको देने का देते हैं कि आपका जो पीएम किसान का लाभ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, 92वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानकों के लिए। उत्तर प्रदेश में जो कन्या सुमंगला योजना की गई थी, किसके प्रचार या फिर किसके प्रसार के लिए जो है की गई थी? तो भैया वो की गई थी आपका लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानकों की जो है पूरा करने के लिए के प्रचार हेतु की गई थी, ठीक है। हाँ, स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाओं को 6500 रुपये प्रति माह मानदेय होगा। बिल्कुल सही इंद्रेश राज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, क्वेश्चन नंबर 93 93वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2019 को, 25 अक्टूबर 2019, 25 अक्टूबर 2018 या 25 अक्टूबर 2020 में? कब शुरू हुई थी आपकी कन्या सुमंगला योजना? तो भैया ये कब शुरू हुई थी? 25 अक्टूबर 2019 को, 25 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? 25 सितंबर 2019 में, 25 जून 2020 में, 25 अक्टूबर 2018 या 25 अक्टूबर 2020 में? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये भैया शुरू हुआ 26 जून 2020 में। कब शुरू किया गया था? 26 जून 2020 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, गोकुल ग्राम योजना का संबंध है आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश या बिहार से? तो भैया कहाँ से है आपकी गोकुल ग्राम योजना? गोकुल ग्राम योजना है उत्तर प्रदेश की। गोकुल ग्राम योजना कहाँ की है? यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 से 96 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि की गई है? 5.2, 6.5, 6.7 या 6.3? कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है उत्तर प्रदेश के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में? तो भैया कितनी वृद्धि की गई है? 6.7% की वृद्धि। कितनी की गई है? 6.7% की वृद्धि की गई है पिछले वर्ष की तुलना में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 97वां प्रश्न है, हॉट कुक्ड मील योजना प्रदेश में लंबे समय से बंद होने के बाद कब शुरू की गई? हॉट कुक्ड मील योजना प्रदेश में लंबे समय से बंद होने के बाद पुनः कब शुरू की गई थी? 25 सितंबर 2021, 24 मार्च 2023 में, 24 नवंबर 2023 में या फिर कहें आपका 10 फरवरी 2024 में? तो भैया हॉट कुक्ड मील योजना उत्तर प्रदेश में लंबे समय के बाद कब बंद होने के बाद पुनः कब शुरू की गई थी? आपकी 24 नवंबर 2023 को शुरू की गई थी। कब की गई थी? 24 नवंबर 2023। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक खेल योजना के तहत कौन सा जिला कबड्डी से संबंधित है? एक जिला एक खेल के तहत कौन सा जिला कबड्डी से संबंधित है? बांदा, हाथरस, कन्नौज या प्रयागराज? कन्नौज वाले बताओ, कन्नौज वाले हो तो बताइए आपके यहाँ का एक जिला एक उत्पाद जो है कौन सा है? एक जिला एक उत्पाद योजना बताइए कन्नौज वालों, आपके यहाँ का एक जिला एक उत्पाद क्या है?
बताओ जल्दी से। कन्नौज से एक जिला एक उत्पाद क्या है? कबड्डी, बहुत बढ़िया। कौन सा खेल है आपका? कबड्डी है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद बता दो कन्नौज से कौन सा है, जल्दी से लिख दो कमेंट में। एक जिला एक उत्पाद कहां से? कन्नौज से। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाता है आपका? कबड्डी हो जाता है। क्या हो जाता, सॉरी, कबड्डी से जो संबंधित है वो है आपका कन्नौज। किसका संबंध है कबड्डी से? आपका कन्नौज। कन्नौज किससे संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? कबड्डी से। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 है, 99 प्रश्न है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना कहां से प्रारंभ की गई थी? प्रयागराज से, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना कहां से प्रारंभ की गई थी? बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कर दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी? मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना कहां से शुरू की गई थी? जल्दी से बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया बात करें यहां पर सही आंसर की, तो भैया आपका सही आंसर है लखनऊ। आपकी जो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना कहां से शुरू की गई थी? आपकी लखनऊ से शुरू की गई थी। कहां से शुरू की गई थी? आपकी लखनऊ से। ठीक है, आपका जो कन्नौज का एक जिला एक उत्पाद है वो है इत्र। इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इत्र या फिर कहें आपका जो है सुगंधित तेल से संबंधित है आपका कन्नौज। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश दरों प्राचालन सुरक्षा नीति 2023 के तहत प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी कब दी गई? 25 सितंबर 2023, 24 मार्च 2023, 9 नवंबर 2023 या 10 फरवरी 2023 को कब दी गई थी? तो यह 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश दरों प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 के लिए प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी कब दी गई थी? आपका 9 नवंबर 2023। ठीक है, 9 नवंबर 2023 को मंजूरी दी गई थी। ठीक, यहां पर आपके 100 प्रश्न क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अंबेडकर नगर वाले भैया बोल रहे हैं हेलो हेलो राकेश पटेल जी। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रमोशन बनता है ना, क्योंकि क्लास खत्म कर दी है तो अब तो क्या करना है? प्रमोशन करना है हमें। ठीक है, तो आ जाते हैं प्रमोशन करने के लिए। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर जो YouTube पर कराए जाते हैं उसका PDF आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर मैं मतलब कहें तो आपकी जो विजन एग्री अकेडमी .in वेबसाइट है और साथ ही साथ नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप व वेबसाइट का। तो वहाँ से आपको जाना है एप्लीकेशन व वेबसाइट पर और वहाँ पर आपको सर्च करना है ई बुक। ई बुक के अंदर आपको जो है कंप्लीट ब्रह्मास्त्र सेट पेपर 60 सेट पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसका जो PDF है। ठीक है, धन्यवाद इंद्रेश राज जी। ठीक है, तो यहाँ जो आपके 60 सेट पेपर है इनकी PDF कहाँ पर मिलेगी? विजन एग्री अकेडमी की .in की वेबसाइट या फिर कहे विजन एग्री अकेडमी की वेबसाइट व ऐप पर नीचे जाइएगा आप या गूगल पर सर्च कर लीजिएगा विजन एग्री अकेडमी, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसका PDF, ठीक है, ई बुक में जाएंगे तो वहां पर आपको PDF मिल जाएगी जिसमें आपको 20 फुल लेंथ, 40 टॉपिक वाइज और एक सारे के सारे सेट जो रहेंगे प्रिंटेबल में रहेंगे या फिर कहें आपका जो है प्रिंट कर सकते हो इसे। ठीक है, इसका प्राइस जो है मात्र 249 रुपए है, लेना चाहे तो।
फिर आपका यूपी ट्रिपल एस सी AGTA के लिए लाइव क्लासेस वाला बैच भी शुरू हो गया है, जिसकी क्लासेस आपकी लाइव चल रही हैं 1 तारीख से। ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे आपको, ई बुक नोट्स मिलेंगे जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में रहेंगे। आप अकेले ही सब पर भारी हो। अरे भैया राजीव कुमार जी, आप लोगों की कृपा बने तो हम सब पर भारी हो भी जाएं, है ना। मजा आ गया, अंकित वर्मा जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो बैच है, वैसे तो प्राइस इसका 1299 एप्लीकेशन पर आएगा, उसमें आपको लगाना है उड़ान 25 UDAN 25 कूपन कोड लगाना है, 25% डिस्काउंट हो जाएगा। 9,950 का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपके टेस्ट सीरीज रहेगी, ई बुक नोट्स रहेंगे, सारे नोट्स रहेंगे, लाइव क्लासेस रहेंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे। ठीक है, मात्र आपके 950 में। ठीक है, 950 में 25% डिस्काउंट है। इस पर आपको 1299 का दिखेगा, इस पर आप जो है उड़ान 25 लगाओगे तो आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्री स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपके एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, और साथ में साथ आपकी AGTA की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई है। ठीक है, जिसमें आपको 40 फुल लेंथ, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं 40 सेट का फुल लेंथ सेट देंगे आपको। 40 एग्जाम तक 40 सेट देने वाले हैं फुल। ठीक है, तो 40 सेट आपको इसमें फुल मिलने वाले हैं। 40 सेट फुल, 50 टॉपिक टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले। प्राइस है 299 रुपए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट भैया, वो है आपके नोट्स, जो है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके नोट्स। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस PDF बंडल नोट्स, और मंडे को लॉन्च करने जा रहे हैं आपके प्रिंटेड नोट्स, तो प्रिंटेड के लिए भी तैयार रहिए। अभी तो केवल हम एग्रीकल्चर के नोट्स जो है प्रिंटेड में आपके लॉन्च करेंगे। आपका जो है अभी UPG के कंप्यूटर के लिए वेट करिएगा, तो एग्रीकल्चर के कंप्लीट नोट्स जो है आपके प्रिंटेड में लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से इनरोल कर लीजिए इस पर। पाठ्यक्रम के अनुसार आपको जो है कृषि, कंप्यूटर, UPG के कंप्लीट जो है PDF बंडल नोट्स मिलने वाले हैं मात्र 499 रुपये में। इसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, आपकी जो वेबसाइट है visionagriacademy.in, और साथ में साथ आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऐप व वेबसाइट का, तो डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से आ जाइए हमारे पेड बैचेस में आपके कहे नोट्स के लिए। ये नोट्स कंप्लीट है आपके AGTA के हिसाब से। ठीक है, स्पेशली डिजाइन किए गए हैं AGTA, ना तो ये AFO के लिए है ना ही किसी और एग्जाम के लिए, स्पेशल डिजाइन किए गए हैं आपके AGTA एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल। धन्यवाद दोस्तों।